आज हम झारखंड के जंगलों की इसी अनोखी आर्थिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। और ये पहेली वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका जवाब बड़े बड़े पेड़ों में नहीं बल्कि कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों में छिपा है। हम जानेंगे कि झारखंड के जंगल इतने खास क्यों हैं, वहाँ कौन से पेड़ और कौन से उत्पाद मिलते हैं, और कैसे ये मॉडल हमें जंगलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। तो किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसके माहौल को समझना जरूरी होता है। तो झारखंड के जंगल ये दिखते कैसे हैं? हाँ, तो हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। पर्णपाती मतलब ऐसे जंगल जहाँ के पेड़ गर्मी में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल सही। और इन्हें भी बारिश के आधार पर मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। पहला, वो इलाके जहां 120 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वे है आर्द्र पर्णपाती वन। ये ज्यादा घने होते हैं, हरे भरे होते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। और दूसरा, जहां बारिश 120 सेंटीमीटर से कम होती है, वो शुष्क पर्णपाती वन कहलाते हैं। यहाँ पेड़ थोड़े कह सकते हैं कि दूर दूर होते हैं और छोटे कद के होते हैं। और ये बंटवारा बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि जंगल का राजा कौन होगा। जंगल का राजा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साल का पेड़, जिसे सखुआ भी कहते हैं। अच्छा, जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। जी। और ये नमी वाले यानी आर्द्र इलाकों में खूब फलता फूलता है, वहीं सूखे इलाकों में ये कम पाया जाता है। अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2023 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य का करीब 29.81% हिस्सा, मतलब लगभग 23,765 वर्ग किलोमीटर जंगलों से ढका हुआ है। यानी करीब करीब 1/3 झारखंड जंगल है। अब आते हैं उस चौंकाने वाले आंकड़े पर जिसने इस चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ। वन उत्पादों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, मुख्य और गौण। मुख्य उत्पाद मतलब इमारती लकड़ी, और गौण में बाकी सब कुछ आ गया, जैसे लाह, तसर, केंदुपत्ता, शहद। और जैसा हमने शुरू में कहा, कुल कमाई का 96% हिस्सा इन्हीं गौण उत्पादों से आता है। लकड़ी का योगदान सिर्फ 4%। सिर्फ 4%। ये तो मतलब यकीनी होता है ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि झारखंड में अच्छी इमारती लकड़ी वाले पेड़ कम हैं, या फिर ये एक सोची समझी नीति का नतीजा है ताकि जंगलों को कटने से बचाया जा सके? ये सवाल इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है, और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि झारखंड में अच्छी लकड़ी वाले पेड़ नहीं है। साल और शीशम जैसी बेहतरीन लकड़ियां वहां होती हैं, लेकिन इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। एक तो सख्त वन संरक्षण कानून है, और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण वो ये है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था और वहाँ की संस्कृति हमेशा से इन गौण उत्पादों पर ज्यादा निर्भर रही है। ये एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो बड़े उद्योगों पर नहीं बल्कि लाखों स्थानीय और आदिवासी परिवारों की आजीविका पर टिका है। मतलब ये एक तरह से टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप इकोनॉमी है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो चलिए पहले उन पेड़ों से मिलते हैं जो इस कहानी के किरदार हैं, भले ही कमाई में उनका हिस्सा कम हो। सबसे पहले साल यानी सखुआ। इसके बारे में एक कहावत भी है, खड़ा 100 साल, पड़ा 100 साल। जी, और ये कहावत इसकी लकड़ी की असाधारण मजबूती और टिकाऊपन को बताती है। ये इतनी मजबूत होती है कि दीमक भी आसानी से नहीं लगा पाती। अच्छा। इसीलिए इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल रेलवे ट्रैक के नीचे लगने वाले स्लीपर बनाने में होता था। आज भी मजबूत फर्नीचर और दरवाजे चौखट के लिए ये पहली पसंद है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये आदिवासी संस्कृति का केंद्र है। सरहुल त्योहार में इसकी पूजा होती है ना? जी हाँ, सरहुल त्योहार जो प्रकृति को समर्पित है, उसमें साल के पेड़ की ही पूजा होती है। ये पेड़ उनके लिए सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। और साल के अलावा शीशम है, जो अपने खूबसूरत धारी वाले डिजाइन के लिए फर्नीचर बनाने में बहुत लोकप्रिय है। सागवान यानी टीक भी है, जिसकी लकड़ी में एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक तेल होता है जो उसे पानी से बचाता है, इसीलिए जहाज और नाव बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एक और दिलचस्प पेड़ है सेमल। इसकी लकड़ी एकदम उल्टी है, बहुत नरम और हल्की। अच्छा, तो नरम लकड़ी का क्या उपयोग होता होगा? इसी से माचिस की तीलियां बनती हैं, फलों को पैक करने वाली पेटियां बनती हैं और बच्चों के हल्के फुल्के खिलौने बनते हैं।
और एक पेड़ है पलास। पलास, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। हाँ, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जब इस पर नारंगी लाल फूल खिलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरे जंगल में आग लग गई हो। ये झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। लेकिन इन सब में एक पेड़ है जिसे हमारे स्रोत झारखंड का कल्प वृक्ष कहते हैं, महुआ। अब कल्प वृक्ष तो पौराणिक कथाओं वाला पेड़ है जो हर इच्छा पूरी करता है। महुआ को ये दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। इसकी लकड़ी से दरवाजे चौखट बनते हैं, इसके पत्तों से दोने पत्तल बनते हैं, इसके फल की सब्जी बनती है, इसके बीज से जो तेल निकलता है उसे कोचरा तेल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल खाने में और दवा के रूप में भी होता है। और इसके फूल तो बहुत मशहूर हैं। देख बड़, इन फूलों में एक मीठी महक होती है जिन्हें इकट्ठा करके सुखाया जाता है। इनसे जो पेय बनता है वो सिर्फ एक स्थानीय शराब नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। त्योहारों और समारोहों में इसके बिना काम नहीं चलता। मतलब ये पेड़ जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके जीवन का हिस्सा है, इसीलिए ये उनके लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं। और पलाश की खूबसूरती भी सिर्फ उसके फूलों तक सीमित नहीं है। उसकी टहनियां एक ऐसे छोटे से कीड़े का घर हैं जो झारखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सितारा है। और मुझे लगता है यहीं से उस 96% की असली कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं असली गेम चेंजर्स की, और इस लिस्ट में पहला नाम है लाह। लैक। हाँ, इसे प्रकृति का वरदान भी कहा जाता है। भारत में जितना भी लाह पैदा होता है उसका लगभग 55% अकेले झारखंड से आता है। 55%? जी, ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में लाह का सबसे बड़ा उत्पादक है। रांची, खूंटी, सिमडेगा, ये सब इसके गढ़ है। पर ये लाह होता क्या है? मतलब ये पेड़ से निकलता है या जमीन से? ना पेड़ से ना जमीन से। ये एक छोटे से कीड़े से बनता है जिसका नाम है कीरिया लैका। कीड़े से? हाँ, ये कीड़ा पलास, बेर और कुसुम जैसे पेड़ों की पतली टहनियों पर रहता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर एक चिपचिपा राल जैसा पदार्थ छोड़ता है। इसी परत को खुरच कर निकाला जाता है और फिर साफ करके ला या शेलैक बनाया जाता है, और इसकी सबसे अच्छी किस्म अघनी लाह कहलाती है। एक मिनट, अगर लाह एक कीड़े से बनता है तो हमारे स्रोत ये क्यों कहते हैं कि 17 अप्रैल 2023 को झारखंड सरकार ने इसे कृषि का दर्जा दे दिया? ये तो पशुपालन जैसा भी नहीं लग रहा। आपका सवाल बहुत सही है। ये एक क्रांतिकारी कदम है। इसका क्या मतलब है उन लोगों के लिए जो इसे इकट्ठा करते हैं? इसे कृषि का दर्जा देने का मतलब है कि अब लाह उत्पादन को एक फसल की तरह माना जाएगा। जो लोग इसे उगाते हैं, यानी पेड़ों पर कीड़ों को पालते हैं, उन्हें अब किसान माना जाएगा। अच्छा, तो इससे उन्हें लोन और सब्सिडी वगैरह मिल सकेंगे? एग्जैक्टली। इससे उन्हें बैंकों से आसानी से लोन, सरकारी सब्सिडी और फसल बीमा जैसी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। ये इस पूरे उद्योग को एक संगठित क्षेत्र बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और इसी के महत्व को देखते हुए रांची के नामकुम में 1994 में ही भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान बना दिया गया था। 1924 में? मतलब अंग्रेजों के समय से इसका महत्व पता था? जी हाँ, जो इस पर रिसर्च का सबसे बड़ा केंद्र है। तो एक छोटा सा कीड़ा इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चला रहा है, ये वाकई अद्भुत है। इस 96% वाली लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम कौन है? दूसरा बड़ा नाम है तसर रेशम, और इसमें भी झारखंड देश में नंबर 1 पर है। इसमें भी नंबर 1? हाँ, भारत का लगभग 76.4% तसर रेशम यहीं पैदा होता है। ये मलबरी रेशम से अलग होता है क्योंकि इसके कीड़े शहतूत के पत्तों पर नहीं बल्कि साल और अर्जुन जैसे जंगली पेड़ों के पत्ते खाकर पलते हैं। अच्छा, इसी वजह से इसका रंग और टेक्सचर अलग होता है? बिल्कुल। इसी वजह से इस रेशम में एक खास सुनहरा रंग और एक खुरदुरी सी बनावट होती है जो इसे बाकी सिल्क से अलग बनाती है। क्या इसके भी कोई खास प्रकार है? हाँ, सरायकेला का कुचाई सिल्क और गोड्डा का भगैया सिल्क बहुत मशहूर है। ये अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ डाबा प्रजाति के रेशम कीट का इस्तेमाल होता है। ये उद्योग भी लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है। लाह और तसर, ये तो 2 बड़े खिलाड़ी हो गए, लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ है। हमारे स्रोत हरा सोना का भी जिक्र करते हैं। ये क्या है? हरा सोना यानी बांस। इसे ये नाम इसकी उपयोगिता की वजह से मिला है। अच्छा। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली घासों में से एक है। इससे घर बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, टोकरियां और दूसरी हस्तशिल्प की चीजें बनती है।
और अब तो इससे कपड़े और इथेनॉल भी बनने लगा है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत आधार है। और एक पत्ता भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, केंदू पत्ता। हाँ, केंदू पत्ता। ये बीड़ी उद्योग की रीढ़ है। इसे लपेटकर ही बीड़ी बनाई जाती है। इसका व्यापार भी अरबों में होता है और इसका संग्रहण करने वालों में ज्यादातर आदिवासी महिलाएं होती हैं, जिनके लिए ये साल के कुछ महीनों में आय का एक निश्चित जरिया बनता है। इसके महत्व को देखते हुए सरकार ने 2015 में इसके लिए खास नीति भी बनाई थी, ताकि बिचौलियों को हटाकर इसका सीधा फायदा संग्राहकों तक पहुंचे। इन सब के बीच एक नाम मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है, रुगड़ा। इसे झारखंड का ट्रफल कहा गया है। ये नाम ही कितना दिलचस्प है ना? क्या ये सच में यूरोप के ट्रफल जैसा महंगा और दुर्लभ है? इसे ढूंढना कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये झारखंड का छिपा हुआ खजाना है। रुगड़ा असल में मशरूम की एक जंगली प्रजाति है जिसे उगाया नहीं जा सकता। उगाया नहीं जा सकता? नहीं, ये सिर्फ मॉनसून की पहली कुछ बारिशों के बाद साल के जंगलों में जमीन के नीचे अपने आप उगता है। स्थानीय लोग जमीन में पड़ी दरारों या मिट्टी के हल्के उभार को देखकर पहचानते हैं कि नीचे रुगड़ा मिलेगा। इसे खोदकर निकालना पड़ता है। और इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद बहुत अनूठा बताया जाता है, कुछ मटन जैसा, और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। चूंकि ये सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही मिलता है और इसकी मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए बाजार में इसकी कीमत 500 से लेके 1200 रुपए प्रति किलो तक चली जाती है। वाह! ये उन अनगिनत उत्पादों में से एक है जिनमें बहुत बड़ी आर्थिक संभावनाएं छिपी हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता, पर क्या ये सब असंगठित है या कोई संस्था है जो इन छोटे उत्पादकों को, चाहे वो ला हो, रेशम हो या शहद, इनको एक बड़ा बाजार देने में मदद करती है? हाँ, यहाँ पर कुछ संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सबसे पहला नाम है झारक्राफ्ट, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। झारक्राफ्ट, हाँ, नाम सुना है। इसका मुख्य काम ही यही है कि तसर रेशम और दूसरे हस्तशिल्प उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करे और उन्हें देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाए। इसने हजारों कारीगरों को एक संगठित मंच दिया है। और शहद के लिए भी ऐसी ही कोई पहल है? हाँ, शहद और दूसरे ग्रामीण उत्पादों के लिए JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी काम कर रही है। ये स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा इकट्ठा किए गए जंगली शहद को पलाश ब्रांड के नाम से बेच रही है। अच्छा, पलाश ब्रांड। जी, इससे शहद को एक पहचान मिलती है, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित होती है और बेचने वालों को बेहतर दाम मिलता है। ये एक रॉ मटेरियल को ब्रांडेड प्रोडक्ट में बदलने का बेहतरीन उदाहरण है। और सरकारी स्तर पर जंगलों को बचाने के लिए क्या हो रहा है? हमारे स्रोतों में एक आंकड़ा है कि पिछले 3 सालों में 3.18 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। 3 करोड़ पौधे, ये संख्या तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। लेकिन अक्सर ऐसे अध्ययनों में पौधों की जीवित रहने की दर एक बड़ी चुनौती होती है। क्या हमारे स्रोतों में इस बारे में कोई जानकारी है कि इन पौधों का सर्वाइवल रेट क्या है और क्या ये जमीन पर वाकई कोई बदलाव ला रहा है? एक बहुत ही जायज सवाल है। स्रोत हमें लगाए गए पौधों की संख्या तो बताते हैं, लेकिन उनके जीवित रहने की दर पर विस्तृत आंकड़े नहीं देते, जो अक्सर ऐसे अभियानों की सफलता मापने में सबसे बड़ी चुनौती होती है। हालांकि इन प्रयासों को एक संस्थाबद्ध ढांचा देने के लिए 2009 में कैंपा का गठन किया गया था। कैंपा, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका काम यह है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट जैसे सड़क या फैक्ट्री बनाने के लिए जंगल की जमीन ली जाती है, तो उसके बदले में मिलने वाले पैसे से नए जंगल लगाए जाएं और वन्य जीवों का संरक्षण हो। तो एक सिस्टम बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन जमीन पर उसका असर कितना है, यह हमेशा एक बहस का विषय रहता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद झारखंड के जंगलों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां की अर्थव्यवस्था का हीरो साल का विशाल पेड़ नहीं, बल्कि हाँ, पलास की टहनी पर बैठा एक नन्हा सा कीड़ा है।